हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एमबीसी एकेडमी इंदौर पे। आप लोगों की डिमांड पे इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 2 पार्ट्स एक अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने टोटल पूरे चैप्टर को 2 वीडियोस में कंबाइन कर दिया है। और उसके बाद न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जो पार्ट है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये 4 पार्ट्स किए किस बेसिस पे हमने वो देखते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल में हम हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी प्रोसेसेस करते हैं। तो ये 4 मेन प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी लाइफ जिन प्रोसेस के बिना इनकम्प्लीट है। न्यूट्रिशन ज़रूरी है, बिना उसके आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। रेस्पिरेशन ज़रूरी है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो सब ज़रूरी है। देन एक्सक्रीशन, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 एसेंशियल प्रोसेसेस हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चारों प्रोसेसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस किस तरह से किया जाता है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन मतलब क्या? एक ऐसी प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड ऑब्टेन करता है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है उसमें से, और उसको यूटिलाइज करता है टू ऑब्टेन एनर्जी। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन खुद खाना बना के अटेन करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होकर खाना लेते हैं और वहां से फिर न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इन 2 तरीकों को हम नाम देते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आई थिंक ये चीज़ें आप ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे, पहले पढ़ चुके होंगे। तो अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना के खुद न्यूट्रिशन अटेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें हम स्टार्ट करते हैं प्लांट से, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज ही ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो हम प्लांट न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। बचपन में ये याद कर ली होगी ये डेफिनेशन, मुझे पता है, अभी भी याद होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस के बारे में कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। और इसके लिए रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसकी रिएक्शन पे आ जाते हैं हम। 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो इन 4 चीज़ों की मदद से फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्लांट्स में पॉसिबल हो पाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक मेन टॉपिक देखते हैं, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला इवेंट अगर हम देखें तो वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी होती है, उसको एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहली प्रोसेस होती है। उसके बाद दूसरा इवेंट जो होता है, ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और कन्वर्ट करके क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और इसी की मदद से आगे की जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो पॉसिबल हो पाती है। थर्ड चीज हम देखते हैं, थर्ड प्रोसेस जो होती है, थर्ड इवेंट होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल ली जाती है प्लांट्स के द्वारा, उसको वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस कर देते हैं। ये स्टेप्स पॉसिबल है कि एक बार में हो जाए, या फिर एक के बाद एक हो, या फिर कोई स्टेप पहले हो जाए कोई स्टेप बाद में हो जाए। तो डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट में वो प्रोसेस हो रही है। जैसे कि अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर डे टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रॉपरली। तो दिस इज हाउ ये इवेंट्स अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरह से अलग अलग प्लांट्स में होते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है?
दैट इज क्लोरोप्लास्ट। लीफ जो होती है उसमें एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ अ प्लांट है, तो उसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है लीफ के फॉर्म में, जहां पर एक ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनल होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो पूरी हो पाती है। अब जो कंडीशंस नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन सनलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जितने टाइम तक सनलाइट प्रेजेंट होगी उतने ही टाइम में वो फूड प्रिपेयर करना होता है। तो फूड प्रिपेयर करने का भी एक रेट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का भी एक रेट होता है जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस हो पाती है। तो उसी रेट में उस टाइम पीरियड के लिए सनलाइट वहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो इसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। आगे बढ़ते हैं अब हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम सीधे सीधे पहले टॉपिक पे चलते हैं इसमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे बनता है, वो अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है, वो सारी प्रोसेस हम देखते हैं। तो अमीबा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो अमीबा जो है एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है अमीबा में, जिसकी वजह से ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा में पॉसिबल हो पाता है। वो क्या करता है, जैसे ही फूड दिखता है उसके कांटेक्ट में आता है वो उसके ऊपर अपनी कवरिंग बना लेता है, उसको पूरा कवर कर लेता है। और सूडोपोडिया जो होता है फ्यूजेज ओवर द फूड वैक्यूल बनाने के लिए ये फ्यूज हो जाता है उसमें। और फिर फूड वैक्यूल जो होता है वो क्या करता है, वहाँ पर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो स्मॉल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है एंड इट इज़ रिडीली एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म जो कि अमीबा में प्रेजेंट होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सेल मेम्ब्रेन रिमूव कर देती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो वहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन भी हमने देख लिया किस तरह से होता है और इजेशन किस तरह से होता है वो भी देख लिया। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं हम वो देखते हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग की जब हम बात करते हैं तो एक ह्यूमन बींग्स में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उस डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो न्यूट्रिशन ले पाते हैं। तो इसको जो है हम एक पूरे टेबल के फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे कि ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो न्यूट्रिशन अटेन करने में किस तरह से हेल्प करता है। तो अब हम जो है ये पूरा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाना माउथ से खाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आ जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का माउथ। तो माउथ में क्या होता है, माउथ में जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, जो कि सलाइवा सीक्रेट करता है, जिसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, हमारे फूड को, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप कभी चपाती को ज़्यादा टाइम तक च्यू करके देखना तो आपको स्वीटनेस लगेगी, क्योंकि उसमें जो चपाती में स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट होने लग जाता है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक चपाती को च्यू करोगे माउथ में रख कर तो आपको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी, क्लियरली मालूम पड़ेगा, उसमें स्वीटनेस जो होती है वो अलग ही आपको टेस्ट मालूम पड़ेगा। उसके बाद जब हम उसको इनटेक करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं फूड को अंदर, तो वो फूड जो होता है वो हमारा ईसोफेगस से होते हुए जाता है। ईसोफेगस का क्या काम होता है, ईसोफेगस जो होता है वो हमारे खाने को पेरिस्टैटिक मूवमेंट की मदद से स्टमक तक लेकर जाता है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट में वेव लाइक मूवमेंट हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में,
जिससे हमारा खाना जो होता है वो और सिंपलर बनता है, क्योंकि वो रास्ता ऐसा होता है जिसके थ्रू जब वो पास होता है तो वो और सिंपलर बनता है। नेक्स्ट, जैसे ही हमारा खाना स्टमक में जाता है तो वैसे ही गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं हमारे स्टमक में, उनका काम चालू हो जाता है। गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे पहला आता है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन जो होता है वो हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट, HCl भी एक गैस्ट्रिक जूस होता है। वो क्या करता है? हमारे स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक बनाता है, जिससे जितने भी हार्मफुल जर्म्स बैक्टीरियाज होते हैं वो सब वहाँ पे मर जाते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूकस, जो कि हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। तो ये थे हमारे तीनों गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में काम करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? हमारा खाना जो होता है वो सीधे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वन बाय वन हम वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से बाइल जूस जो होता है वो आता है। नेक्स्ट, पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और हमने जो खाना स्टमक में थोड़ा सा सिंपलर हुआ था वो भी हमारा यहाँ तक आ जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जिनको हम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कहते हैं। तो उनका काम क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना, जो फैट्स हैं उनको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, एंड प्रोटीन जो होते हैं उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। ये पूरा काम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स का होता है। इसके बाद हम पैनक्रियाटिक जूस देखते हैं। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टोन बनाना, और लाइपेज का क्या काम होता है? लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। तो ये हो गए हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बाइल जूस का क्या काम होता है? तो जो हमारे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का काम बाइल जूस का होता है, और वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड में से जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक लास्ट पार्ट रह गया जो होता है कि इनर लाइनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ से हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है टू द स्ट्रक्चर नेम्ड एज विलाई। तो इनके थ्रू सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और वहाँ से प्रॉपरली जितना भी एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया, जो वेस्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। रेक्टम में जो वेस्ट होता है वो टेम्पररी कलेक्ट होता है और एनस के थ्रू वो इजेशन हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लियरली एक फ्लो चार्ट की मदद से कर लिया। अगर आप चाहें तो ये फ्लो चार्ट को नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके, जिसके थ्रू आप कभी भी रिकॉल करना चाहें पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपका एक इस के थ्रू आपका पूरा जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो होता है वो खत्म होता है और हमारा अगला पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो अब हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसको समझते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है जनरली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, आपको एक बहुत डीप डेफिनेशन की बजाय एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो रेस्पिरेशन जो होता है इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब फूड और ऑक्सीजन मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके थ्रू हमको एनर्जी मिल जाती है। तो ग्लूकोज फूड जो है इनफैक्ट ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे, उसके बाद फिर वो हमारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है हमको। तो उस तरह से ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। तो इसी में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम देखते हैं। सबसे पहला टाइप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें हमारे पास एरोबिक का अगर हम बात करें तो एयर से एरोबिक आया, तो मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो काम होता है वो एरोबिक होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऐसी प्रोसेस रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज पाइरूवेट में ब्रेक डाउन होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, पाइरूवेट और एनर्जी थोड़ी सी मिलती है और उसके बाद फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर हमारा वो पाइरूवेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड +6 वाटर +38 ATP एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है। तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है।
नेक्स्ट आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऐसी प्रोसेस जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इससे एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन गिव्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो हमारा पाइरूवेट होता है वो पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है। तो एल्कोहल मिल रहा है यहाँ पे, इथेनॉल, तो इसलिए इसको बोला जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये प्रोसेस जो होती है ये हमारी होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, जो कि ईस्ट में होती है। इसका फ्लो चार्ट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, आपको सेम चीज़ आपकी बुक में भी मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर, जहाँ पे ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये चीज़ जो होती है ये हमारे मसल सेल्स में होती है, हमारे ह्यूमन बींग्स के मसल सेल्स में होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ज़्यादा नहीं ना बिल्कुल भी नहीं, कमी में। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। तो कई बार जब हम जैसे कंटिन्यूसली रनिंग करते हैं, कंटिन्यूसली कोई एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं और कंटिन्यूसली करते हैं, तो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये मसल्स के अंदर होता है, जिससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिले। तो बॉडी एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी रेस्पिरेशन हमको हेल्प करती है। लेकिन उसमें साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि अगर हम कंटिन्यूसली वर्क करते तो कई बार आपने देखा होगा हमको क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो वो क्रैम्प्स इसी वजह से आते हैं क्योंकि जब मसल्स में आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती है। तो वो लैक्टिक एसिड जो होता है दैट कॉजेज द क्रैम्प्स इन योर मसल्स, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। और जब हम उस पर कोई पेन किलर या फिर बाम वगैरह लगाते हैं तो उसके थ्रू वो लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन हो जाता है वापस से, और इट हेल्प्स इन रिलीविंग द पेन और रिलीविंग द क्रैम्प। तो इसके थ्रू ये हमने समझ लिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेजेस क्या क्या हैं, और यही चीज़ अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा समझें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उसके थ्रू यहाँ पे दिखाऊंगा और उसके थ्रू हम फिर पूरी जो प्रोसेस है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट आता है हमारा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख रही है ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर एनवायरनमेंट से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स से। फिर नेसल पैसेज आता है, नेसल पैसेज में मतलब नेसल कैविटीज़, वहाँ से जो एयर होती है वो जाती है, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो हेयर्स जो होते हैं उनकी वजह से वो वहाँ पर पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, और एयर जो होती है हल्की सी प्योरीफाई होकर आगे जाती है। आगे नेक्स्ट स्टेप आती है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होती है वहाँ से एयर आपकी लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स के बाद आपकी एयर जो होती है वो ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया जो होता है एक विंड पाइप, हम उसको बोलते हैं ट्रैकिया को। तो फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया में जो होता है वहाँ से आपकी एयर ब्रोंकाई में पास होती है। तो ब्रोंकाई जो होता है ये एक ट्यूब्यूल है जो ट्रैकिया डिवाइड करता है इन ट्यूब्यूल्स में, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो वहाँ से ये ब्रोंकाई से आपकी एयर जाती है ब्रोंक्यूल्स में। क्यों, क्योंकि ब्रोंकाई जो होता है वो और फर्दर सब डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। ये पूरा डिवीजन चलता है। मैं यहाँ पे साइड में एक आपका लंग्स वाला पार्ट भी, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्लियरली लेबल्ड है तो देखते चलिएगा। ब्रोंकाई से एयर ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ब्रोंक्यूल से फिर जो एयर होती है वो एल्वियोलाई में जाती है। एल्वियोलाई क्या है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं जहाँ पे सरफेस एरिया मिलता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है वो आती है, और वहीं से जो हमारा ब्लड वेसल्स होती हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेकर आती हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और वहीं से ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड वेसल्स में जाके वापस से हार्ट तक पहुंचता है। तो ये एल्वियोलाई इज द पार्ट जहां पे एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर प्रोसेस उल्टी रिवर्स प्रोसेस जाती है पूरी, कि ऑक्सीजन एक्सचेंज हो गया, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकाई,
ब्रोंकाई के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेसल कैविटीज़, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है वो हमारी नॉस्ट्रल्स से बाहर रिलीज हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। तो यहाँ से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा हमने, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में ब्रीफ में बताया है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में मैं कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको बता दूंगा, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1। मैं जल्द ही पार्ट 2 अपलोड करूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मालूम पड़ जाए। और ऐसी ही बोर्ड्स के पहले बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पेपर और वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं जो जो अपलोड करता रहूँ आपको मालूम पड़ता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।